प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फ्रांस की क्रांति के विषय में पढ़ेंगे। क्रांति को प्रगति का प्रतीक समझा जाता है। क्रांति प्रचलित व्यवस्थाओं में परिवर्तन का प्रतीक होती है। फ्रांस की क्रांति आधुनिक युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसमें फ्रांसीसी समाज के साधारण वर्ग ने तत्कालीन व्यवस्था को बदलने के प्रयत्न में उन आदर्शों को जन्म दिया जिन्हें 20वीं शताब्दी में नकारना मुश्किल था। फ्रांस की क्रांति ने जिन स्वतंत्रता, समानता और प्रजातंत्र के विचारों की उद्घोषणा की, उससे विश्व मध्य युग से आधुनिक युग में पदार्पण करता है। फ्रांस की राज्य क्रांति कोई पूर्व सुनियोजित क्रांति नहीं थी, वरन वह तो उन विविध कारणों का परिणाम थी जो कि विभिन्न असंतोषजनक व्यवस्थाओं और गतिविधियों के कारण क्रमशः संचित हो गए थे। और जब इन असंतोष से प्रेरित विचारों को अभिव्यक्ति का कोई उचित माध्यम न मिला, तो वे वर्षों जमीन में लावे के समान उबलते रहे और मौका मिलते ही ज्वालामुखी के समान फट पड़े, और परिणाम रहा आधुनिक युग की प्रतीक फ्रांसीसी क्रांति। क्रांति की पृष्ठभूमि में सदैव व्यापक असंतोष का निवास होता है, और यह असंतोष किसी एक स्थिति का परिणाम नहीं, वरन वर्षों से एकत्रीभूत कारणों का परिणाम होता है। फ्रांसीसी क्रांति भी इस स्थिति का अपवाद नहीं थी। इसके उत्तरदायी कारण अनेक रहे, जिनमें से कुछ मुख्य कारणों की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सर्वप्रथम, फ्रांस की तत्कालीन शासन व्यवस्था के संदर्भ में लॉर्ड इटर्न ने लिखा है, फ्रांस की क्रांति मूल रूप से व्यवस्था के लिए किया गया विद्रोह था, जिसका मूल उद्देश्य अव्यवस्था का विरोध करना था। फ्रांस की तत्कालीन शासन व्यवस्था अव्यवस्था और अराजकता का शिकार थी, जिसने जनता में असंतोष को जन्म दिया। फ्रांस की शासन व्यवस्था अत्यंत केंद्रीकृत और निरंकुश थी। राजा सर्वेसर्वा था, जो कि स्वयं को दैवीय अधिकारों से संपन्न समझता था। लुई 14 कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही संसद हूँ, प्रशासक, व्यवस्थापक एवं न्याय भी मैं ही हूँ। राजा की सहायता के लिए नियुक्त मंत्री, परिषद आदि केवल नाममात्र के ही लिए थे। अंतिम निर्णय शक्ति राजा में ही निहित थी। राजकीय परिषद में 4 उप परिषदें होती थीं: आंतरिक प्रशासन परिषद, वित्तीय व्यवस्था परिषद, उच्चतर परिषद एवं प्रीवी परिषद। इनके क्षेत्राधिकार समुचित रूप से निर्धारित नहीं होने के कारण इनके कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता था। 2 ही संस्थाएं ऐसी थीं जो राजा पर नियंत्रण रख सकने में समर्थ थीं: स्टेट्स जनरल और पार्लियामेंट। किंतु स्टेट्स जनरल न तो प्रतिनिधि सभा थी और न ही इसकी बैठकें नियमित रूप से होती थीं, और न इसे ब्रिटिश संसद के समान अधिकार प्राप्त थे। इसका संगठन, मतदान प्रणाली आदि इतनी दोषपूर्ण थी कि यह अब प्रभावी नहीं रही, और कुल मिलाकर उच्च वर्ग की बहुसंख्या होने से जनसाधारण के हित में कार्य भी नहीं कर पा रही थी। पार्लियामेंट निश्चित रूप से निरंकुश सत्ता पर कुछ हद तक अंकुश लगाने में समर्थ हो सकी। यह एक प्रकार का न्यायालय थी, जहां पर राजा के आदेशों को कानून के रूप में पंजीकृत किया जाता था। इसके पद वंशानुगत होते थे। लुई 16 के समय पार्लियामेंट की विरोध शक्ति मुखर हो गई, और स्वयं शासक ने भी रिश्वत देकर अपने आदेशों को इसमें पंजीकृत कराया था। यह एक ऐसी संस्था थी जिसके माध्यम से अभिजात्य वर्ग का प्रतिरोध प्रदर्शित किया जा सकता था। पार्लियामेंट के शक्तिशाली होने के कुछ कारण उत्तरदायी थे, जैसे लिखित संविधान का अभाव था, पिछले 175 वर्षों से स्टेट्स जनरल के अधिवेशन का न होना था, और लुई 14 के उत्तराधिकारी अयोग्य थे। चूंकि सामंत और सामान्य जनता
शासन की दुरावस्था से पीड़ित थे, अतः वे चाहते थे कि पार्लियामा राजा की शक्ति को नियंत्रित करे। राजा ने पार्लियामा की शक्ति को सीमित करने के अनेक प्रयास किए, जैसे उसमें पेश किए हुए मुकदमों को वे प्रीवी परिषद अथवा अन्य परिषद में स्थानांतरित करने लगे। इसके विरोध में पार्लियामा ने स्टेट्स जनरल के अभाव में कानून बनाना आरंभ कर दिया, परंतु उसे अपने विधायी रूप में अधिक सफलता नहीं मिली। किंतु सामंतों के विद्रोह से लेकर क्रांति के सूत्रपात तक पार्लियामा ने राजा को इस बात के लिए अवश्य बाध्य कर दिया कि उसकी बात को सुना जाए, गुना जाए अथवा इसके परिणाम अहितकर हो सकते हैं। पार्लियामा द्वारा किए गए विरोध को हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझ सकते हैं। 1749 में जब राजा ने युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए सभी वर्गों पर कर लगाए, तो पादरियों ने इसका विरोध किया और परिणाम स्वरूप राजा द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि अब पादरियों पर कोई अनिवार्य रूप से कर नहीं लगाया जाएगा, वरन वे स्वेच्छा से मुक्त अनुदान दे सकेंगे। इसी प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध के समय लगाया गया टैक्स तो पार्लियामा द्वारा पंजीकृत करा लिया गया, किंतु इसी समय एक नारा बुलंद हुआ कि हम अपने अधिकारों की मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वे जनता के अधिकार हैं। सप्तवर्षीय युद्ध के पश्चात भी जब कर को जारी रखने की बात की गई तो पार्लियामा ने इसका विरोध किया। अंततः लुई 15 को अपने वित्त मंत्री को भेजना पड़ा और जेसुइट तथा जानसेनिस्ट के झगड़े चल रहे थे, तो पार्लियामा तथा संसद में इसका कड़ा विरोध हुआ। यह कहा जा सकता है कि लुई 15 और लुई 16 की निरंकुशता पर अंकुश लगाकर पेरिस की पार्लियामा ने ऐसी विकट स्थिति पैदा कर दी कि राजा को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाना पड़ा, जिसे हम क्रांति की शुरुआत कह सकते हैं। यह एक अजीबोगरीब बात है कि संपूर्ण व्यवस्था का स्वामी होने के बाद भी राजा व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने में असमर्थ रहा। अव्यवस्थित शासन की इससे घृणित पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि जो शासक स्टेट्स जनरल को स्थगित कर सकता हो, प्रांतीय सभाओं को निष्प्राण कर सकने का सामर्थ्य रखता हो, उसमें इतनी शक्ति भी नहीं रही कि वे कुलीन और पादरी वर्ग के अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों को समाप्त भी कर दे। यही स्थिति प्रांतीय तथा स्थानीय शासन की थी। स्थानीय स्तर पर स्वायत्तता नहीं थी, वरन सारा काम राज आज्ञाओं के द्वारा संपन्न होता था, जिससे जन सामान्य में घोर असंतोष था। वस्तुस्थिति यह थी कि कानून और परंपरा फ्रांस में उतनी ही दूर पे बदली हुई पाई जाती थी जितनी दूर पर घोड़ा गाड़ी के घोड़े बदल दिए जाते हैं। सर्वत्र अव्यवस्था तथा अराजकता व्याप्त थी। लुई मादलो ने सही लिखा है कि बुरी व्यवस्था का सवाल ही नहीं, वरन कोई व्यवस्था ही नहीं थी। इस कदर केंद्रीकृत शासन के लिए यह आवश्यक है कि शासक योग्य और परिश्रमी हो तथा अधिकारीगण ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो, किंतु फ्रांस में यह दोनों ही अनुपलब्ध थे, अतः शासन असंतोष का कारण बन गया। फ्रांस में शासक एक होते हुए भी, केंद्रीकृत शासन के बावजूद भी अनेक प्रकार के कानून थे। देश के लिए कोई समान कानून संहिता नहीं थी। उत्तरी भाग में जर्मन उत्पत्ति के कानून थे और दक्षिण भाग में रोमन कानून। इसके अतिरिक्त स्थानीय सामंतों और चर्च के कानून अलग अलग थे। देश में करीब 385 प्रकार के कानून प्रचलित थे। जो कानून एक क्षेत्र में वैध था, वही 5-7 मील की दूरी पर अवैध हो जाता था। ऐसी व्यवस्था में न्याय प्राप्त करना बहुत मुश्किल कार्य था। व्यवस्था में भ्रष्टाचार भी प्रजा में असंतोष का एक मुख्य कारण था। निरंकुश राजतंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त है कि विकेंद्रीकरण हो तथा ईमानदार नौकरशाही हो, पर फ्रांस में ऐसा
कदापि नहीं था। सरकारी पदों पर कुलीन वर्ग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। राजकोष में धन संचय हेतु पदों की बिक्री भी की जाती थी। इस भ्रष्टता से अकुशल एवं भ्रष्ट व्यक्ति ही सरकारी पदों पर पहुंच गए और जन सेवा के स्थान पर वे जन शोषण में तल्लीन हो गए। फ्रांसीसी कानूनी व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण कमजोरी यह थी कि वहाँ कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व नहीं था, वरन व्यक्ति को शासन की चेरी बनाकर रखा जाता था। राजा अथवा शासनाधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे। वोल्टेयर और मिराबो इसी व्यवस्था के शिकार हुए थे। इतिहासकार हेजन ने लिखा है कि एक बार मार्ली रोब ने लुई 16वें से कहा, आपके राज्य में कोई ऐसा नागरिक नहीं है जिसे इस बात का विश्वास हो कि निजी शत्रुता और प्रतिरोध की भावना की वेदी पर उसकी स्वतंत्रता का बलिदान न हो सकेगा। इस व्यवस्था पर का एक दोष यह भी था कि आरोपियों की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट निजी रूप से करते थे और गवाहों को भी गुप्त रूप से ही सुना जाता था। छोटे छोटे अपराधों के लिए दिए जाने वाले दंड बहुत कठोर होते थे। इस अव्यवस्था को देखते हुए कॉलिन ने सही लिखा है कि फ्रांस आवश्यक रूप से पूर्ण रूपेण अपूर्ण राज्य है जिसमें दोष ही दोष हैं और इस प्रकार का शासन नितांत असंभव है। एक्टन के अनुसार फ्रांस की समुचित प्रशासनिक व्यवस्था ज्वालामुखी पर लेटी हुई थी जिसका कभी भी विध्वंस हो सकता था। स्पष्ट है कि फ्रांस की तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था पतन के कगार पर रखी थी। फ्रांसीसी जनता अपनी अकर्मण्यता तथा अत्याचार से आकंठ डूबी हुई थी और मुक्त होना चाहती थी। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न आक्रोश क्रांति की एक मुख्य वजह थी। अतः यह भी कहा जा सकता है कि फ्रांस की क्रांति बुरे शासन का परिणाम थी।